कैसे हैं? तो एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं। सो लेट्स क्रेक सीयूटी बाय सॉल्विंग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और ये पार्ट 1 है किंगशिप, कास्ट और क्लास का। ठीक है, तो इसमें हम जो है ऑलरेडी जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर 3 है किंगशिप, कास्ट और क्लास का। तो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू हिस्ट्री का, इसको हम देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर, संस्कृत टेक्स्ट यूज्ड द टर्म कूला टू डिजिग्नेट। तो डेजिग्नेट किसको किया गया है? ये कूला जो वर्ड है, कूला बेसिकली जो वर्ड है डेजिग्नेट किया गया है ये फैमिलीज को। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड है कि संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म जनाति टू डेजिग्नेट। तो ये जो जनाति वर्ड है यानी किसके लिए उपयोग किया गया है? तो ये उपयोग किया गया है, जनाति जो वर्ड है आपका, ये लार्ज नेटवर्क ऑफ किंग फॉल्स। ठीक है, यानी रिश्तेदारों का बड़ा नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि द टर्म वंशा इज यूज्ड फॉर, यानी वंश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा, लीनेज यानी वंशावली। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि पैट्रिनली मीन्स क्या होता है, यानी पितृवंश का अर्थ क्या होता है? तो पितृवंश यानी आप समझ गए पिता की बात हो रही है। तो ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम दी फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा, यानी पिता से पुत्र, पौत्र आदि तक वंश का पता लगाना। नेक्स्ट है कि एंडोगेमी रेफर्स, यानी एंडोगेमी का मतलब क्या होता है? अंतर्विवाह का तात्पर्य क्या होता है? तो अंतर्विवाह जो होता है बेसिकली, यानी आप टू मैरिज विद इन अ यूनिट, यानी इकाई के भीतर विवाह। जब इकाई के भीतर एक समूह के भीतर विवाह होता है तो हम उसको अंतर्विवाह कहते हैं या फिर एंडोगेमी कहते हैं। एक्सोगेमी का मतलब ये होता है, यानी बहिर्विवाह, यानी मैरिज आउटसाइड द यूनिट, यानी समूह के बाहर जब शादी होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोगेमी। पॉलिएंड्री मीन्स होता है बहुपतित्व। यानी पॉलिएंड्री मीन्स होता है प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, यानी एक महिला के जो है एक से अधिक पति होते हैं, उसको हम उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? पॉलिएंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड। तो इसको संकलन कब किया गया था मनुस्मृति को? तो 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 2 सेंचुरी सीई के बीच में। ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है कि धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास रिकॉग्नाइज एज मेनी एज डेश फॉर्म ऑफ मैरिज। तो कितने प्रकार के शादियों को जो है धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों ने विवाह को मान्यता दी? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 8 प्रकार के शादी को जो है मान्यता मिली थी। क्वेश्चन 10 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द गोत्र इन एंशिएंट इंडिया। तो गोत्र आपको पता है कि काफी प्रचलित था उस समय एंशिएंट इंडिया में और आज भी है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट हमें पढ़ के बताना है सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट है कि each गोत्रा was named after Vedic chiefs and all those who belonged to same गोत्रा were regarded as his descendant। तो यानी प्रत्येक गोत्र का नाम एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया और एक ही गोत्र के सभी लोग उनके वंशज माने जाते हैं। जो सेम गोत्र के होते हैं ऐसा माना जाता है, ऐसा कि वो एक ही जो है वंशज के हैं सभी लोग। ऑप्शन 20 में बोला है कि वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर गोत्र एंड अडॉप्ट देयर हस्बैंड ऑन मैरिज। तो अपने पिता की जो गोत्र है वो उसको वो गिव अप कर देंगे महिला, और जो है हस्बैंड की गोत्र को अडॉप्ट कर लेंगे। ऑप्शन सेकंड है ये। थर्ड ऑप्शन है कि मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी, यानी सेम जो गोत्र के होते हैं मेंबर वो आपस में शादी नहीं कर सकते। तो ये तीनों ही ऑप्शंस एकदम करेक्ट है। पहला कि जो है सेम अगर गोत्र के है तो ऐसा माना जाता है कि उनके डिसेंट जो है वो वंशज जो है सेम है, एक ही वंशज से बिलोंग करते हैं। और दूसरा है कि महिलाएं जो है सेम जब शादी होती है तो अपने हस्बैंड के गोत्र को अपना लेती हैं। और थर्ड की मेंबर ऑफ सेम गोत्र कभी भी अपने आप सेम शादी नहीं करते सेम गोत्र के। ठीक है, यानी ए बी सी इसका तीनों ही सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि संस्कृत टेक्स्ट
एंड इंस्क्रिप्शंस यूज्ड टू टर्म वानिक टू डेजिग्नेट। तो वानिक जो वर्ड है ये किसके लिए ये निर्देशित किया गया है? तो ये जो निर्देशित किया गया मर्चेंट क्लास के लिए, यानी व्यापारी क्लास के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि मर्च का टीका रिटन बाय, यानी मिर्च का टीका किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन जो है इसका सी सही आंसर होगा, सुधारक। नेक्स्ट है कि द मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडाल्स, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ध्यान रखना, कथन गलत कथन को खोजना है यहाँ पे। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि दे हैड टू लीव आउटसाइड द विलेज, यानी उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था, किसको? चंडाल्स को। ऑप्शन ए बोला है। सेकंड है कि हमें इसमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, सेकंड है कि यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल एंड वियर क्लॉथ्स ऑफ डेड एंड ऑर्नामेंट ऑफ सिल्वर्स। ठीक है, ये सब जो है वो जो लोगों के द्वारा फेंक दिया था या फिर दे दिया था उसको यूज करते थे, और डेड ऑर्नामेंट्स जो होते थे उसको यूज करते थे, सिल्वर के होते थे वो। ठीक है, ऑप्शन सी जो है दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेज एंड सिटीज एट नाइट, यानी रात में शहर में और या गांव में वो चल नहीं सकते थे। ऑप्शन डी बोला है कि दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एक्सिक्यूटनर। तो यानी वो जो है रिश्तेदार जिसके नहीं होते थे उनके शवों को जो है निपटाना करते थे ये सब। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा तो ऑप्शन जो है बी सही आंसर होगा, क्योंकि वो सही बात है, वो यूज करते थे, वियर क्लॉथ करते थे, ऑर्नामेंट करते थे, बट वो जो है आयरन का होता था कि सिल्वर का। तो एनसीईआरटी में जो है आयरन दिया है, ना कि सिल्वर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही है, यानी इनकरेक्ट एस्टिमेशन में पूछा था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क डेज 5th सेंचुरी बीसी सीई wrote that untouchable had to sound a clapper in the street so that people could avoid seeing him। देखो, चाइनीज बुद्धिस्ट एक आए थे, उन्होंने जो है बताया था कि जो अनटचेबल होते हैं उनको मतलब आवाज देना पड़ता है, यानी बजाना पड़ता है हाथ को, ताली को, कि ताकि कोई इनके सामने आना जाए, वरना आ जाएंगे तो क्या होगा, ये उनको हो सकता है मारने लगे। तो इस वजह से जो है अनटचेबल थे वो। तो इन्होंने लिखा ही, और ये कौन से चाइनीज बुद्धिस्ट उनके बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन ये 4 आपको दे रखे हैं। तो ऑप्शन इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी फाहिन। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि जो है अनटचेबल्स को साउंड करना पड़ता था जब भी वो चलते थे स्ट्रीट के ऊपर, ताकि उनसे लोग जो है अवॉइड करें देखने में या फिर टच होने में। नेक्स्ट है कि सेम और क्वेश्चन उसी प्रकार का है। 7th सेंचुरी में एक बुद्धिस्ट आए थे यहाँ पे मॉन्क, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो है जो शवों को निपटारा करते हैं और या फिर स्कैवेंजर्स होते हैं, वर फोर्स टू लीव आउटसाइड द सिटी, यानी चंडाल के बारे में बात हो रही है। तो वो किस बुद्धिस्ट ने कहा था ये जो? तो ये जो सही आंसर होगा उसका होगा ऑप्शन ए, जुआंग जेंग ने ये बात की थी। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग जताकास वर द बुद्धिस्तास इज आइडेंटिफाई एज अ चंडाला। तो किस जताका स्टोरी के अंदर जो ओरल स्टोरीज होती थी बुद्धिस्ट की, उसमें जो है बोधिसत्व को जो है आइडेंटिफाई किया गया एज अ चंडाला। ठीक है, तो चंडाल के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया उनको। तो ये थी मतांग। तो मतांगा जो स्टोरी है यानी जताका की, उसमें जो आइडेंटिफाई किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। स्टोरी बेस्ड on the Buddhist text in Pali known as the Majjhima Nikaya is a part of the dialogue between the king named Avantiputta and disciple of Buddha name। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कहानी जो पाली में मध्यमा निकाय के नाम से जाने जाने वाली है और बौद्ध पाठ पर आधारित है, जो कि अवंतीपुता नामक राजा और बुद्ध के एक शिष्य के बीच में संवाद हिस्सा था। तो वो शिष्य कौन थे? ऑप्शन जो इसमें दे रखा है महाकश्यप, आनंदा, शबूती या कच्छना। तो ऑप्शन जो है इसका डी सही आंसर होगा, कच्छना। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, महाश्मता ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इलेक्ट। सो अब इसमें से बताना वो कौन थे, द फर्स्ट सेकेंड मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड थे, फर्स्ट मोनार्क ऑफ वर्ल्ड या द लास्ट मोनार्क ऑफ वर्ल्ड। तो ग्रेट इलेक्ट जो बताया गया महाश्मता को, तो वो बेसिकली थे फर्स्ट मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के प्रथम सम्राट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इन 1951-52 यानी 1951 और 52 में जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है बीबी लाल ने एक खुदाई करी थी एट अ विलेज नेम। उसका नाम क्या था उस गांव का?
ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हस्तिनापुर दे रखा है, राजगिरी नाम का नन। तो ऑप्शन जो है इसका ए सही आंसर होगा, हस्तिनापुर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद जो है अष्टधाई ऑफ पनिनी, द वर्क ऑन। तो ये किस, इन्होंने जो है वर्क किया पाणिनि ने अष्टधाई, ये किसकी वर्क था? तो संस्कृत ग्रामर है, तमिल ग्रामर, तेलुगु ग्रामर या संगम ग्रामर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी संस्कृत ग्रामर के ऊपर इन्होंने काम किया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये 20 क्वेश्चन पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।